जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग 10 का भूगोल खंड का इकाई 1 का भारत संसाधन एवं उसका उपयोग। सबसे पहले हम जानेंगे कि संसाधन क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार परिभाषा देख लेते हैं संसाधन का क्या होता है। कह रहा है वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है वह क्या है, संसाधन है। हम अपने दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जितनी भी चीज़ों का उपयोग करते हैं, वो सभी क्या है, संसाधन है। ठीक है, जैसे ये पेन है, मार्कर है, ये बोर्ड है, सब क्या है, संसाधन है। कैमरा क्या है, संसाधन है। यूट्यूब भी हमारे लिए एक संसाधन ही है। यानी हम अपने दैनिक जीवन में या फिर रोज़मर्रा के जीवन में, ज़िंदगी में जितनी भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे सभी क्या है, संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं। ठीक है, चलिए सब इससे भी और साधारणतः हम समझ लेते हैं कि संसाधन क्या होता है। जैसे मान लीजिए वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं वो संसाधन है। यहाँ पे हमने ये समझा, जैसे मान लीजिए कि यह जमीन हो गई और इसके नीचे बहुत ही कोई कीमती चीज़, जैसे मान लीजिए सोना है, रखा हुआ है और हमें पता चलता है कि ज़मीन के नीचे क्या है, सोना है। तो हम क्या करेंगे, इसका खुदाई करेंगे और इसको निकालेंगे। ठीक है, खुदाई करके निकालेंगे। तो खुदाई करने का मान लीजिए जो खर्च आया, जैसे मान लीजिए 30 लाख रुपये आता है। खुदाई करने का खर्च क्या आता है, 30 लाख रुपये आता है और हम इसको निकाल लिए। और निकालने के बाद जब हम इसको बेचेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए जब हमने इसको बेचा तो हमें 20 लाख रुपया प्राप्त हुआ। ठीक, यानी हमें यहाँ पे क्या हुआ, 10 लाख रुपए का घाटा हुआ, नुकसान हो गया। यानी आर्थिक रूप से यहाँ पे क्या हुई, हमारे साथ आर्थिक रूप से क्षति हुई। ठीक है, यहाँ पे आर्थिक रूप से क्षति होती है, यानी हमें क्या हानि होती है। तो ये संसाधन, ये जो सोना है संसाधन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वे सभी वस्तुएं जिसका हम उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं वह संसाधन है। कब? जब उससे हमें लाभ प्राप्त हो तब। ठीक है, इसके बाद एक और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आर्थिक रूप से क्षति होगा तो वह संसाधन नहीं होगा। इसी का एक दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यही सोना यहाँ पे है और इसके ऊपर कोई सार्वजनिक स्थान, जैसे मान लीजिए मंदिर हो जाएगा, मंदिर या फिर मस्जिद, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मंदिर हो गया, ठीक है, और इस मंदिर के नीचे क्या है, सोना दबा हुआ है और हमें अब इसको निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? मंदिर को तो तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो लोग हैं या फिर सरकार, जो कोई भी हमें मंदिर को तो तोड़ने देगा नहीं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक स्थल है। यानी यहाँ पे सार्वजनिक रूप से मान्य नहीं है। यहाँ पे आर्थिक रूप से क्षति हुई और यहाँ पे सार्वजनिक रूप से मान्य नहीं है। सार्वजनिक रूप से मान्य नहीं, सार्वजनिक रूप से मान्य नहीं है। यानी यहाँ पे भी सोना जो है वह संसाधन नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि संसाधन का नया जो परिभाषा है कि वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है और वह आर्थिक रूप से संभव हो तथा सार्वजनिक रूप से मान्य हो, वही क्या है, संसाधन है। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो संसाधन होते हैं, संसाधन जो होता है वह भौतिक और जैविक दो तरह के होते हैं। संसाधन भौतिक और जैविक दो तरह का होता है। ठीक है, भौतिक संसाधन, भौतिक और जैविक दो तरह के होते हैं, भौतिक और जैविक। चलिए भौतिक कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका आ जाएगा मृदा, मिट्टी, भूमि आ जाएगा आपका, भूमि आ जाएगा, मृदा आ जाएगा, वायु, जल, ये सभी क्या है, भौतिक संसाधन है। इसके बाद आपका जैविक में क्या आ जाएगा, वन्य यानी वन या फिर वन्य जीव, जलीय जीव,
या मानवीय जीव, ये सभी क्या है हमारे जैविक संसाधन है। ठीक है, भौतिक संसाधन में सिर्फ आपका पेन, पेंसिल या फिर मार्कर, बोर्ड, यही सब नहीं, बल्कि इसके अलावा भूमि, मृदा, वायु, जल। जैविक में क्या क्या आएगा आपका वन, वनस्पति, वन से संबंधित, जंगल से संबंधित, या फिर वन्य जीव, जलीय जीव, मानवीय जीव, ये सभी क्या हमारे जीवन को अत्यधिक सुखमय बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं, मृदा का उपयोग करते हैं, वायु का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं, इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं। ये सब क्या है संसाधन है, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। ठीक है सर, लेकिन एक बात आप बताइए कि जब हम भूमि का उपयोग करते हैं या फिर मृदा का या जल का उपयोग करते हैं तो क्या डायरेक्ट कर सकते हैं? क्या हम लोग इसका उपयोग डायरेक्ट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए? तकनीक चाहिए। जैसे कुछ हैं जिसका हम बिना तकनीक का तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे संसाधन, जैसे भूमिगत जो संसाधन है, जैसे मृदा या फिर जल हो गया, इसका हम लोग उपयोग, जैसे वायु का तो मान लीजिए हम उपयोग कर लेते हैं, जैसे भूमि हो गया, मृदा या फिर जल, इन सभी का उपयोग करने के लिए हमें तकनीक चाहिए। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि ज़मीन पर हमें क्या खेती करनी है, फसल उगानी है, तो क्या चाहिए? कुदाल, फावड़ा या फिर ट्रैक्टर चाहिए, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम लोग खेती करते हैं। मृदा है मिट्टी, मिट्टी का अगर हमें उपयोग करना है तो मिट्टी के भी क्या खुदाई करते हैं, तो उसके लिए भी ट्रैक्टर वगैरह लगता है। ठीक, या फिर जल, खेतों में जल को पहुंचाना है तो उसके लिए पंप वगैरह, पानी हमको पीना है तो हैंड पंप लगवा देते हैं, खेतों में पानी ले जाना है तो मोटर का प्रयोग करते हैं, या फिर कुआं खुदवाते हैं, ट्यूबवेल, ये सब कैसे होता है? तकनीक से होता है। यानी ये सब जो संसाधन है इसका प्रयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए? तकनीक चाहिए। ठीक, यहाँ तक हम लोग समझे। अब बात आता है कि जो संसाधन है, ठीक है, ये जो संसाधन है ये तो हजारों वर्षों से है, बहुत वर्षों से है, तो क्या ये जो संसाधन है अनादिकाल से है, तो क्या उस समय जो आदि मानव थे क्या वो इन संसाधनों का उपयोग कर पाते थे? तो सर नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास तकनीक नहीं था। ठीक, उनके पास तकनीक की कमी थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए भूमि था, क्या वो लोग भूमि का उपयोग कर पाते थे? नहीं, वो लोग वन्य जीव का उपयोग कर लेते थे, जलीय जीव का उपयोग कर लेते थे। ठीक है, जैसे वन्य जीव में क्या किसी जानवर का उपयोग, शिकार कर लिए, जलीय जीव का, इन सब का उपयोग मान लीजिए कर लेते थे। लेकिन जो यहाँ पे भूमि है, मृदा है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भूमिगत संसाधन है उसका उपयोग नहीं कर पाते थे। ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि संसाधन सेवा के रूप में, संसाधन किसके रूप में? सेवा के रूप में। सर कैसे? जैसे मान लीजिए कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं, यानी हम आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको सेवा दे रहे हैं, तो वह सेवा हमको पढ़ा रहे हैं, वह क्या हो गया? आप उसका उपयोग कर रहे हैं, यानी वह आपके लिए संसाधन हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई चित्रकार है, कोई क्या है? चित्रकार, या फिर हम कह सकते हैं कवि या गायक। जो कवि है या फिर जो गायक है या कोई चित्रकार है, क्या वो आपके लिए, जैसे कोई गायक है, क्या वो आपके लिए गाना गाता है? क्या वो अपने लिए गाना गाता है या फिर आपके लिए गाना गाता है? तो जाहिर सी बात है सर, वो आपके लिए गाना गाता है, क्योंकि अपने लिए तो गाएगा नहीं वो। हाँ, भले वो गाना गाएगा उस गायकी से जो वह गाना गा रहा है, यानी वह जो गायकी है, गायकी गायक के लिए संसाधन है, और जो उसका आप गाना सुन रहे हैं, यानी गायक जो है, जो गाना गा रहा है, वह आपके लिए संसाधन है। यानी जो गायक गाना गा रहा है वह आपको क्या? सेवा दे रहा है, यानी गायक भी क्या है? आपके लिए संसाधन है। ठीक, और गायक के लिए गायकी क्या है? गायकी गायक के लिए संसाधन। जैसे हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं तो हम आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं, आपकी आवश्यकताओं का पूर्ति कर रहे हैं, यानी हम आपके लिए संसाधन। और जो हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना हमारे लिए संसाधन है। ठीक है सर, चलिए इसके बाद देखते हैं कि मानव संसाधन के रूप में, मानव भी क्या है सर? संसाधन है। ठीक है, मानव भी क्या है? संसाधन है। जैसे अगर मानव कैसे संसाधन है, मान लीजिए मानव कैसे संसाधन है,
तो जैसे मान लीजिए हमें कोई काम करना है, करवाना है, ठीक, और मेरे से होगा नहीं क्योंकि मैं अकेला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, किसी 2 या 4 लेबर को रखूँगा, मजदूर को, या फिर आप फैक्ट्रियों में या फिर कंपनी वगैरह में देखते हैं कि मजदूर काम करते हैं। तो उस कंपनी की आवश्यकताओं को कौन पूरा कर रहा है, वह लेबर जो है वह पूरा कर रहा है, मजदूर पूरा कर रहे हैं। यानी मजदूर क्या है, मानव है, यानी मानव भी क्या है, संसाधन ही है। जैसे यहीं पर उदाहरण लेते हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या, आपके लिए संसाधन होंगे, यानी क्या, मानव भी संसाधन के रूप में होता है, मानव भी एक संसाधन होता है। चलिए इसके बाद जान लेते हैं, आपके एक भूगोलविद हैं, नाम क्या है उनका, जिम्मरमैन, नाम याद रखिएगा, नाम क्या है, जिम्मरमैन है। उन्होंने क्या कहा है संसाधन के बारे में, उन्होंने क्या कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन ने क्या कहा है, भूगोलविद हैं, कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसे मान लीजिए भूमि, मृदा, वायु या फिर जल, ये तो पहले से था। तो क्या जब हम लोग भूमि का उपयोग, जब आदि मानव थे वो लोग भूमि का उपयोग नहीं कर पाते थे, मृदा का उपयोग नहीं कर पाते थे, तो क्या यह उनके लिए संसाधन था, नहीं था, क्योंकि वो लोग तो इसका उपयोग ही नहीं कर पाते थे। लेकिन तकनीक का विकास हुआ और हम लोगों ने क्या किया, इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। वैसे उन लोगों का भी अंदर उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने पहिया का आविष्कार किया, आग जलाना सीखा, खोजा, यानी उनके अंदर भी क्या, तकनीक का विकास हुआ और धीरे धीरे उन्होंने भी संसाधन का उपयोग करना शुरू कर दिया। यानी जब तक हम, जैसे भूमि तो एक संसाधन है, लेकिन जब तक हम इसका उपयोग करना नहीं सीखेंगे या फिर उपयोग नहीं करेंगे, वह हमारे लिए संसाधन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं, क्योंकि भूमि को हमने संसाधन बनाया है। भूमि पहले भी था लेकिन उस समय संसाधन नहीं था, लेकिन हमने इसको संसाधन बनाया है। ठीक, यहाँ तक हमने समझा। अब आगे समझेंगे संसाधन का वर्गीकरण। ठीक है, संसाधन को कितने आधार पर बांटा गया है। ठीक, तो चलिए इसको मिटा लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। चलिए सर, इससे पहले जान लेते हैं कि संसाधन जो होता है, संसाधन किसी भी देश का मेरुदंड होता है, यानी रीढ़ की हड्डी होती है। संसाधन किसी भी देश का रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है सर, याद रखेंगे इस बात को, क्योंकि जैसे मान लीजिए रीढ़ की जो हड्डी है हमें खड़ा रहने में सहायता रखती है। ठीक है, तो जो संसाधन है, जिस तरह से रीढ़ की हड्डी की वजह से हम सीधा खड़ा रहते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से जो संसाधन है किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, क्योंकि जिस देश का संसाधन, जिस किसी भी देश में संसाधन कम होता है वह देश अविकसित होता है, तथा जिस देश में संसाधन अधिक होता है वह देश विकसित देशों की श्रेणी में आता है। ठीक है सर, लेकिन क्या ऐसा होता है, जैसे संसाधन तो बहुत सारे संसाधन होते हैं, तो किसी देश में संसाधन कम है तो वह अविकसित है, और जिस देश में संसाधन ज़्यादा है वह विकसित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं जापान का। जापान का उदाहरण लेते हैं। जापान, यहाँ पे क्या है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब है कि जिसे प्राकृति ने प्रदत्त किया है, प्राकृति द्वारा प्रदत्त, जो प्राकृति ने मतलब दिया है, जैसे वन हो जाएगा, ये सभी क्या है, वन, जल, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जैसे जापान है, जापान में तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कमी है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे परमाणु बम गिरा है, उसका खुद का परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट हो गया है। ठीक है सर, यानी वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो फिर भी जो जापान है आपका, वह विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है, विकसित देशों की श्रेणी में आता है। कैसे, क्योंकि वहाँ पे जापान में मानवीय संसाधनों की संख्या क्या है, मानवीय संसाधन की संख्या ज़्यादा है। ठीक है सर, यानी किसी भी देश में, किसी भी देश को विकसित होने के लिए वहाँ पे मानवीय संसाधन का होना आवश्यक है। क्यों, क्योंकि मानव अपनी ज्ञान, कुशलता या फिर दक्षता से ज्ञान को प्राप्त करके, ठीक है, दूसरों के लिए संसाधन के रूप में आ जाता है, जिसकी वजह से वह देश क्या होता है, विकसित देशों की श्रेणी में आता है। ठीक है,
जैसे तो जापान में क्या है, तकनीक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मानवीय संसाधन ज़्यादा है, ठीक है सर। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति यानी जहाँ से यह निकला है, जहाँ से इसका मान लीजिए जन्म हुआ है, उसके आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होता है जैव और अजैव, 2 प्रकार का होता है। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर यानी उपयोग करने के आधार पर जो संसाधन होता है वह भी 2 तरह का होता है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, 2 प्रकार का होता है। उसके बाद देख लेते हैं तीसरा स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर यानी स्वामित्व यानी मालिकाना हक के आधार पर जो संसाधन होता है आपका व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद जो 4 नंबर पे है विकास की स्थिति के आधार पर, ठीक है सर। ये जो संसाधन होता है विकास की स्थिति के आधार पर, ये होता है संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित। सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो जैव संसाधन होता है, जैव संसाधन होता है किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, जिसमें सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं, अभी सजीवों के गुण पाए जाते हैं, जिसमें सजीवों के लक्षण होते हैं, ठीक है सर। जैव संसाधन उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है उसका पहला जैव संसाधन। तो वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? जैव मंडल से होती है, और जिसमें सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं या फिर लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे क्या क्या आ जाए आपका? पशु आ जाएगा, पशु आ जाएगा, आपका जो जलीय जीव है, जलीय जीव, आपका क्या हो जाएगा? वन्य जीव, ये सभी क्या है? आपके जैव संसाधन है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा क्या है? अजैव संसाधन। दूसरा है आपका अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं सर? इसका परिभाषा होता है निर्जीवों के समूह को, निर्जीवों के, एकदम साधारण भाषा में, निर्जीवों के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा? जैसे मान लीजिए कोई धातु, पत्थर, ठीक है, धातु, पत्थर, खनिज, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? पेट्रोलियम आपका क्या है? अजैव संसाधन है। पशु, जलीय जीव, वन या फिर वन्य जीव, ये सब क्या है? आपके जैव संसाधन है। समझ में आया? जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें जैव मंडल से होती है और जिसमें सजीवों के लक्षण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन निर्जीवों के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। बस एक लाइन में याद करना है, निर्जीवों के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे आपका धातु, पत्थर, खनिज वगैरह, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं दूसरा उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं। चलिए तो अब हम देखेंगे कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो जान लेते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसे संसाधन
जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सके, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि वैसे संसाधन जिसका प्रयोग हम तकनीक के द्वारा करते हैं, वैसे संसाधन जिसका प्रयोग या फिर जिसका उपयोग हम तकनीक के द्वारा करते हैं, वही क्या है आपका नवीकरणीय संसाधन है, और जिसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकें। ठीक, वैसे संसाधन जिन्हें हमें तकनीक के द्वारा पुनः उपयोग करके पुनः प्राप्त कर सके, वही क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। इससे इसका एग्जाम्पल होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या करते हैं हम लोग, उसका उपयोग करते हैं लेकिन फिर से हमें प्राप्त हो जाता है। पवन ऊर्जा, विद्युत का उपयोग करते हैं लेकिन क्या हुआ, ख़त्म हो जाता है, हम लोग उसका फिर से उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, वन या फिर वन्य जीव, वन्य प्राणी, इन सब का क्या करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं और फिर से वो लोग आ जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि यानी जो नवीकरणीय संसाधन है, वैसे संसाधन जिसका हम उपयोग तो करते हैं किसी तकनीक की सहायता से, लेकिन एक बार उपयोग करने के बाद हम क्या उसको फिर से उपयोग कर सकें। ठीक है, एक बार उपयोग करने के बाद हम उसे दोबारा उपयोग कर सकते हैं, वही क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। कह रहा है कि वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति लंबी अवधि, ठीक है, बहुत लंबे समय तथा जटिल प्रक्रिया के द्वारा, कठिन प्रक्रिया के द्वारा होती है और जो एक बार प्रयोग करने पर खत्म हो जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि वैसे संसाधन जो लंबी समय के बाद, ठीक है, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 1000 वर्ष, लंबे समय के बाद और जटिल प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, लंबे समय और जटिल प्रक्रिया के द्वारा उसका उपयोग करते हैं, और जो एक बार प्रयोग करने पर, उसे एक बार प्रयोग करने पर वह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे आपका पेट्रोलियम है, कोयला है, क्या वो तुरंत कोयला बन जाता है? नहीं, कोयला बनने में, फिर पेट्रोलियम बनने में बहुत समय लगता है। जैसे हम बात करें कि क्या कह सकते हैं, समुद्र के अंदर से जैसे आप पेट्रोलियम निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है, कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि समुद्र के अंदर जो मछलियां हैं, ठीक, यह कारण हम बता रहे हैं कि मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि जो समुद्र के अंदर जो मछलियां हैं, ठीक, अंदर मर गई हो या फिर दब गई हो, और उनको पेट्रोलियम में बदलने में, ठीक है, ईंधन में बदलने में, या फिर कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, उसको बदलने में कितना समय लगेगा? 100 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष, इतना समय लग सकता है उसको। ठीक है, यानी जटिल प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होती है और उसको एक बार प्रयोग कर लेंगे। पेट्रोलियम को एक बार हम प्रयोग करेंगे, वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कोयला का एक बार प्रयोग करेंगे, वह समाप्त हो जाएगा। एक बार प्रयोग करने पर वह खत्म हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका उदाहरण होगा आपका जीवाश्म ईंधन। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसे संसाधन जिसका प्रयोग हम किसी तकनीक के द्वारा या फिर भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि वैसे संसाधन जिसका प्रयोग हम किसी तकनीक के द्वारा करते हैं और जिसे पुनः प्राप्त कर सके या फिर उसे पुनः प्राप्त किया जा सके, वही क्या है, आपका नवीकरणीय संसाधन है। कहने का मतलब है कि नवीकरणीय संसाधन को अगर हम एक बार उपयोग करते हैं तो उसका दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं, एक बार उपयोग करने पर वह समाप्त नहीं होगा। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति लंबी समय के बाद होती है, लंबी अवधि के बाद होती है और प्राप्त करने में जटिल, कठिन प्रक्रिया होता है, और जिसे एक बार प्रयोग करने पर वह खत्म हो जाता है, वही क्या है, आपका अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, इसके बाद जो आगे दो है आपका, हमने यहाँ पे दो पढ़ा, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। आगे दो पढ़ेंगे अगले वाली वीडियो में। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर और विकास की स्थिति के आधार पर। ठीक है, जय हिंद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, चाहे किसी भी विषय से, आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।